हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन का लास्ट चैप्टर जो है स्टडी करेंगे। दो वीडियो में इससे पहले बना चुका हूँ, प्रोनाउन का 1 और 2। आज ये लास्ट है, 3 लेसन जो है। तो आइए जो है हम आपको जो है स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रोनाउन में आज कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट आपके बच गए थे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद बचे हुए कुछ और प्रोनाउन हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर, यहाँ पे गिवन है आपको, हु, हुम, हुज और विच होता है। दैट को भी मैं ऐड करूंगा, बाद में बता दूंगा आपको। फिलहाल ये आपके कॉमन है और इनका यूज कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात मैं अगर करूँ हु, हुम, हुज की, तो ये तीनों आपस में एक तरीके से कॉमन है। इनका यूज हम किसी पर्सन के लिए करते हैं। जब भी हु, हुम, हुज के पहले कोई पर्सन दिया होता है तो उसको रिलेट करने के लिए हम लोग हु, हुम, हुज का यूज करते हैं। इन तीनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो हु जो है सब्जेक्टिव केस माना जाता है, हुम एक ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, जबकि हुज जो है एक पॉजेसिव केस है। वहीं पे बात करें हम लोग विच की, तो विच जो है किसी पर्सन के लिए नहीं आता, ये किसी थिंग्स या एनिमल्स के लिए आता है। और ये अपने आप में ही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस तीनों है। बस आपको यहाँ पे विच से इसलिए बच के रहना है कि इसका यूज हम लोग जो है किसी पर्सन के लिए ना करें। अगर इसके पहले कोई पर्सन आ रहा है तो फिर समझ लेना ये गलत है। वहीं पे अगर हु, हुम, हुज का यूज आप किसी थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए करें तब गलत हो जाएगा। तो बस केवल आपको गलतियों से बचना है। एग्जाम में एरर्स ही पूछी जाती हैं आपसे, या सही ऑप्शन पूछा जाता है, तो आपको इन सब चीजों से बच के रहना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, पूछा गया है, दिस इज द हाउस आई परचेज फ्रॉम पीटर। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि आप जो है यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन फिल करेंगे। भाई जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा वो किसके लिए आएगा, इसके पहले हाउस आया हुआ है, तो हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब भाई हाउस के लिए आपको बताया गया कि भाई हम हाउस को एक चीज मानते हैं, और हु का यूज चीज के लिए होता नहीं है, होम का यूज किसी चीज के लिए होता नहीं। तो बच्चा कौन सा आपका, विच आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही देख करके आपको जो है 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन जो भी दिए जाते हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, आई हैव अ फ्रेंड मदर वर्क्स एट अ बैंक। ओके, मेरा एक मित्र है जिसकी माँ जो है बैंक में काम करती है। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस दिया गया है। अब ऑप्शन आपको अगर दिए जाए तो ऑप्शन दिए गए हु, हुज, हुम। अब भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है सेंस लगाओ कौन सा होना चाहिए, पजेसिव केस होना चाहिए या सब्जेक्टिव केस होना चाहिए या फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पे पजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको नाउन में और प्रोनाउन दोनों में आपको बताया हुआ है कि अगर आगे कोई नाउन है तो हम यहाँ पजेसिव केस का यूज करते हैं। पजेसिव केस का मतलब होता है जिसके तुरंत बाद कोई नाउन आए। तो यहाँ पे नाउन मदर आ रहा है, पजेसिव केस आएगा, जो कि पढ़ने में भी बहुत क्लियर है। आई हैव अ फ्रेंड हुज मदर वर्क्स एट अ बैंक। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी माँ बैंक में काम करती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पजेसिव केस हुज। अभी ये आसान क्वेश्चन है। रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे बहुत मदद मिलती है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है जो कि बहुत जरूरी होता है। लिखा गया देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वर्ब्स, कम से कम 2 वर्ब होनी चाहिए व्हेन वी यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करें तो कम से कम 2 वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस में। अगर आप एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करें तो आपके सेंटेंस में कम से कम 2 वर्ब होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, दी स्टूडेंट्स हु हैव बीन चूजन टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन ऑफ द कॉलेज। तो पूछा ये गया कि ये सेंटेंस सही है गलत है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब भाई बोला क्या गया ऊपर कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वर्ब व्हेन वी यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वहां पे आप कम से कम 2 वर्ब का यूज करें। लेकिन दोस्तों आपके इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, और वो वर्ब क्या है, हैव बीन चोजन टू पार्टिसिपेट। एक वर्ब, इसको एक साथ ही पढ़ा जाएगा तो एक वर्ब माना जाएगा इसको। अब एक वर्ब है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 वर्ब होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये गलत है। तो दोस्तों मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ जो जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया है कि हु, हुम, हुज में क्या डिफरेंस होता है, विच में क्या डिफरेंस होता है, इसको तो बच्चे भी जानते हैं। लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जहाँ पे हु को गायब ही कर दिया जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हु क्यों गायब हो गया कि आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब है, हैव बीन चूजन टू पार्टिसिपेट, और दूसरी कोई वर्ब है नहीं। जब भाई एक वर्ब है तो एक सब्जेक्ट होगा, ये दूसरा सब्जेक्ट हु क्यों आ गया, क्योंकि हु भी एक सब्जेक्ट माना जाता है। एक सब्जेक्ट स्टूडेंट है, दीज स्टूडेंट्स
हैव बीन चूजन टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन ऑफ द कॉलेज। इन स्टूडेंट्स को कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए चूज किया गया। बस यहाँ पे हु की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बात कर अगर करें हम लोग, तो लिखा गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है, द विटनेसेस whom I interviewed gave conflicting evidence। अब इसमें देखिए दो वर्ब है कि नहीं। अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि आ गया है, और रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया तो दो वर्ब होनी चाहिए। अगर दो वर्ब नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे फिर गलत है। तो चेक करते हैं दो वर्ब है कि नहीं। तो भाई एक वर्ब आपकी इंटरव्यूड है, सही है, और दूसरी वर्ब है गेव। तो एक वर्ब है आपकी इंटरव्यूड जिसका सब्जेक्ट क्या है, आई है। दूसरी वर्ब क्या है, गेव, जिसका सब्जेक्ट क्या है, विटनेसेस। तो दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट बन गए। अब भाई ये तीसरा अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया होता, मान लो यहाँ पे हु लिख दिया गया होता, तो हु एक सब्जेक्ट होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हु लिखा गया होता तो यहाँ पे गलत हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट बन गए, तीसरा सब्जेक्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करें रिलेटिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा। तो हाँ भाई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि दो वर्ब है। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है दो वर्ब होनी चाहिए, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेंटेंस सही है। द विटनेसेस whom I interviewed, जिनको मैंने इंटरव्यू किया, गेव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, उन्होंने अलग अलग तरीके के एविडेंस दिए। जिनसे मैंने पूछताछ की, इंटरव्यू किया, इंटरव्यू का मतलब पूछताछ करना होता है, तो मैंने जिससे पूछताछ की, उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस दिए। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब वो अलग कह रहा है, वो अलग कह रहा है। एक और सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है सेंटेंस, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज whom द कंपनी हैज चोजन आर प्रोवाइडिंग फिनोमिनल इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस आपका दिया गया है, देखिए जरा, ये सेंटेंस सही है गलत है? ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, जल्दी से आप बताइए। इसमें आपको देखना ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया, होम इसके पहले क्या आ रहा है, इसके पहले पर्सन आ रहा है, कोई इंप्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है भाई, यहाँ पे विच नहीं आएगा। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, तो क्या आपके सेंटेंस में दो वर्ब है? हाँ भाई, एक वर्ब ये है चूजन, दूसरी वर्ब है आर। ठीक, पहली वर्ब है चूजन, तो है चूजन का सब्जेक्ट कौन है? द कंपनी। दूसरी वर्ब क्या है? आर प्रोवाइडिंग। आर प्रोवाइडिंग का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आर प्रोवाइडिंग का सब्जेक्ट आपका जाके बनेगा कौन? ईच ऑफ। ये आपको प्रोनाउन में ही हमने पीछे बताया हुआ है कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इन सब चीजों से होती है, तो आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है दोस्तों, आप जो है कंफ्यूज हो गए यहाँ पे होम के चक्कर में, और यहाँ पे वर्ब कहाँ निकल गए यहाँ। अब भाई जो चीज मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ उसको तो मैं आगे दूंगा ही, भले कोई दूसरी चीज पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन उसको भी मैं मिला करके दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होगा? यहाँ पे इज होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वर्ब, नाउन, प्रोनाउन हर चीज से जोड़ के रखती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को ये बढ़ावा देगी। आपको जो है ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा। आपको सेंटेंसेस समझने में जो है आपकी जो है कमांड बढ़ेगी। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉयज whom द कंपनी हैज चूजन इज प्रोवाइडिंग फिनोमिनल इंफॉर्मेशन, कि जिन सभी एम्प्लॉयज को चूज किया है कंपनी में, वो फिनोमिनल इंफॉर्मेशन दे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज आएगा, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दो वर्ब आ चुकी है, सही है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि इट इज यू ऑल्सो यूज एन एंटीसीडेंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है बॉय, तो बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हु का यूज किया हुआ है। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हु के बाद, ठीक है, यहाँ पे एंटीसीडेंट का मतलब यही है, एंटीसीडेंट मतलब हु का, बॉय का एंटीसीडेंट कौन है? हु। एंटीसीडेंट मतलब उसके बाद आने वाला, उसको रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एन एंटीसीडेंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में यूज किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको रिलेट करता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर, थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी ये तीन वर्ड दिए गए, हु, विच और दैट, ठीक है, अगर ये तीन वर्ड दिए गए हैं और इनके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, ये जो वर्ब आएगी, और यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हैज आया है, तो आप सोचिए कि यहाँ पे हैव क्यों नहीं आया? तो भाई यहाँ पे बॉय लिखा है इसलिए हैज आ रहा है। अगर यहाँ पे बॉयज लिखा होता तो यहाँ पे हैव आता। सिंपल सी बात है। तो एंटीसीडेंट किसका हुआ भाई?
बॉय का एंटीसीडेंट है तो आगे इसके वर्ब आएगी, लेकिन ध्यान रहे इन तीनों के लिए केवल कह रहा हूँ, whom के लिए, हुज के लिए नहीं। ठीक है, किसके लिए, हु, विच और दैट। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, बस ऐसा ही इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ, यू मस्ट पे रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू। तो भाई यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है, ठीक है, हु किसका एंटीसीडेंट है, तो दीज का। ठीक है, यहाँ पे हु किसका एंटीसीडेंट है, दोज का यहाँ पे एंटीसीडेंट है। तो भाई यहाँ पे जो वर्ब आएगी किसके लिए आएगी, दोज के लिए वर्ब आएगी। अब दोज ठहरा प्लूरल, तो दोज के लिए यहाँ पे हैज आएगा, नहीं क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हैव आएगा। ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन खास करके हम बात करेंगे वन के बारे में। वन आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, लेकिन कब होता है वन, तो बहुत इसके सारे रूप होते हैं। तो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन तब होता है जब इसके बाद में कोई तुरंत बाद वर्ब आती है, जैसे वन इज, वन हैज, वन डज, वन मस्ट, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब एरर क्या पूछी जाएगी आपसे, तो मैं आपको बता दूं, जब भी ये कंडीशन बनेगी, वन के तुरंत बाद अगर वर्ब आ रही है, तो याद रखिएगा आगे आपको ऐसे प्रोनाउन दिखने चाहिए। आगे सेंटेंस में या तो वन आए, फिर या तो वंस आए, या फिर वन सेल्फ आए। ठीक है, ऐसी चीजें आनी चाहिए। लेकिन आपको जो है जब एग्जाम में एरर ही देना है, तो एग्जाम में क्या एरर देंगे, जैसे ही लिख देंगे, हिज लिख देंगे, योर लिख देंगे, ठीक है, हिमसेल्फ लिख देंगे, हर सेल्फ लिख देंगे, ऐसी चीजें गलत करके लिख देंगे। तो ऐसी चीजें भैया नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए वन शुड, वन के तुरंत बाद यहाँ क्या आ गई, वर्ब आ गई, भाई ये वर्ब है, तो ये क्या माना जाएगा आपका, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाएगा। तो ये वन का यूज यहाँ पे कैसे किया गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन के जैसे किया गया है। तो आगे चल के ऐसे कोई भी प्रोनाउन नहीं होने चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वंस आ जाएगा। आई बात समझ, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन आपको जो है दिया गया होगा, आप जो है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और मान यहाँ पर समझते हैं एक और सेंटेंस को, जो कि आपके इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बताइए इस सेंटेंस में क्या है, जल्दी से। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, वन मस्ट रीड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कि हर पर्सन को ये किताब पढ़नी चाहिए, किताब का नाम है, ठीक है, जिसे गांधी जी ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में पूछा भी जाता है कि ये बुक जो है किसने लिखी है। ठीक है, वन मस्ट रीड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इफ ही वांट्स टू नो मोर अबाउट महात्मा गांधी। दोस्तों अगर आपके सेंटेंस में वन आया और वन के तुरंत बाद वर्ब आई है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, मस्ट, तो आप समझ लीजिएगा कि आगे चल के दूसरा कोई भी प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज या यू, योर सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर से वन हो जाएगा। एक और सेंटेंस दिया गया है, वन कैन राइज। अब देखिए वन के तुरंत बाद क्या आ रही, वर्ब आ रही। अब आगे हमने देखा यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़े तो यहाँ पे पता लगा हिज आ रहा है, तो हिज गलत हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से वही सेम कंडीशन, वंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और प्रोनाउन आपके पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल की मीनिंग आप समझते होंगे, रेसिप्रोकेट करना, जिसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं, ईच अदर और वन अनदर। बात अगर करें हम लोग जो है ईच अदर की, तो इसका यूज हम लोग करते हैं दो के लिए, जबकि वन अनदर का यूज हम लोग करते हैं दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, जहाँ पे दो की बात हो रही है वहां पे ईच अदर आएगा, जहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है वहां पे वन अनदर रहेगा। ठीक, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। लिखा हुआ है जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। तो भाई यहाँ पे साफ साफ दो की बात हो रही है। भाई दो की बात, नाम दिया गया, अगर कोई नाम दिया गया, कोई नंबर दिया गया, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। नाम या नंबर नहीं दिया गया, क्लियर नहीं होगा, फिर जो लिखा रहे वही सही है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अगला सेंटेंस दिया गया है, द 10 प्रिजनर्स वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर। 10 प्रिजनर्स हैं, 10 कैदी हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो भाई 10 लिखा हुआ है साफ साफ, तो यहाँ पे वन अनदर सही है। और अगर ना भी लिखा होता ना, तो जो लिखा है वही सही है। लेकिन हाँ, नंबर के अगेंस्ट में अगर कोई जाएगा, मान चलो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और साथ में इसके ईच अदर आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जॉन एंड मैरी दो लोगों की बात की गई, उसके साथ में आप वन अनदर का यूज करें, फिर गलत है। ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन जो है गलत होंगे। लिखा हुआ है वाई डोंट यू बिलीव ईच अदर। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है, ना ही कोई ऐसी हिंट है जहां पता चल रहा है कि दो की बात हो रही है, एक चार की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही है। ठीक है, एक अगला आपका जो है प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग तब कहते हैं जब लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा हो। ठीक है, अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो,
तब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे वाई, व्हेन, वेयर, जितने डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसा कि ये आपके सामने आ गया है, तीन वर्ड्स को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं एक मिनट। तो इन सब वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको वर्ड्स को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन आपके सामने एक जो है मैं कंडीशन रखूंगा कि इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कब, सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब कहते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तब हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, नहीं तो हम कुछ और कहेंगे। अच्छा, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो होता क्या है मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो भाई इनके बाद वर्ब आएगी, इन वर्ड्स के बाद वैन के बाद वर्ब आएगी, जैसे वैन आर, वैन इज, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है अदर वर्ड आएंगे। और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ऐसे दो कंडीशन आपको पूछी जाएगी। ये देखिए, इस चीज को आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सब चीजों को जो है अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा है, वाई डिड ही नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। ठीक, तो डब्ल्यू एच वर्ड है। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं, ये तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस सही है कि गलत है ये आपको समझ में आना चाहिए। वही लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क, वाई के बाद में आ रही वर्ब, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस आया, वाई ही डिड नॉट अटेंड द क्लास स्टडी। ये सेंटेंस लिखा हुआ तो आपने देखा है सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, तो आपने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और वाई के बाद में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है? सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। ऐसे आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा। ये सेंटेंस लिखा है आपका, ही आस्क्ड व्हाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ये सेंटेंस लिखा है। अब आपने देखा लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। बीच में क्या लगा? यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आया, इसके बाद आ रही वर्ब, फिर आ रहा है सब्जेक्ट। भाई ये सेंटेंस हो गया गलत। ये सेंटेंस क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको बताया गया अगर लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में अगर सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे वर यू नहीं होगा, यू वर्ब होगा। एक और सेंटेंस लिखा है, ठीक है, वही सेम सेंटेंस दिया गया है, जिसको करेक्ट करके आपको बताया गया है कि ही आस्क्ड व्हाई यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये चैनल जो है पसंद आया है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टडी से, आपके बैंक एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।